होनी चाहिए, नई लाइवलीहुड पैदा की जानी चाहिए, वहाँ पर वर्कर्स नए जो युवा पीढ़ी को रोज़गार मिले, क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और 18 से 25 बरस की जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा गिनती है। तो भारत बारूद के ढेर पे खड़ा है, भूलना नहीं चाहिए क्या बंगाल में हुआ, क्या श्रीलंका में हुआ, क्या अब नेपाल में चल रहा है। कल वो जो है ओथली है महिला ने। महामंत्री महासचिव हमारे साथ है अमरजीत जी, मजदूरों के हक की बात करती हैं और मजदूरों के हक का एक बहुत बड़ा नाम है जो पूरे भारत में जाना जाता है, एटक। जिस तरीके से संस्थाएं हैं वो सब संस्थाओं की माँ हैं और आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों सरकार नहीं दे रही है। जो 1,000 बहुत सारे लोगों को आ रही है और अब ये 78 लाख से संख्या बढ़कर 82 लाख हो गई है और 7 करोड़ के लगभग लोग EPS 95 फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो बाहर निकल सकें, ज़बरदस्ती उनसे पैसा ले लिया जाता है और जब उनको 30-35 साल की नौकरी के बाद जब उनको पेंशन मिलती है, तो आज जो पेंशन मिल रही है बहुत सारे लोगों को 800, 1000, 250 तक पेंशन है। और ऐसी अमानवीय योजना को सरकार बंद क्यों नहीं करती या सरकार इसमें सुधार क्यों नहीं करती, इन्हीं सब विषय पर बात करेंगे। मैम, लगातार आपने भी अपनी बहुत उम्र में पूरे में मजदूर आंदोलन देखा है, चाहे लेबर कोड की बात करें, बहुत सारी अभी 5 घंटे की बात हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन EPS 95 जिसका इतना बड़ा वर्ग है, कहते हैं कि गैर सरकारी कर्मचारियों को छोड़ दे तो सबसे बड़ा EPFO में जुड़ा हुआ जो वर्ग है, जिसमें 7 से 8 करोड़ लोग तो कंट्रीब्यूट करते हैं जिस फंड में, और 82 लाख लोग पेंशन के पात्र हैं, पेंशन लेते हैं, उसके साथ इतना अन्याय, क्या कहेंगी आप उस पर? आपने सही कहा कि ये पेंशन के अंदर कवर होने वाला ये सबसे बड़ा सेक्शन है जो EPS 95 से जुड़ा हुआ है। सरकारी कर्मचारी भी उससे पीछे हैं। सरकारी कर्मचारी उनकी गिनती कम है, जो पब्लिक सेक्टर है उनकी अपनी अपनी पेंशन की योजनाएं हैं, लेकिन ये EPS 95 है जो टोटली बेस्ड, फैक्ट्री बेस्ड जो वर्कर है जिसका PF कटता है और उस फंड में जाता है, तो उनकी गिनती बहुत बड़ी है। उसके लिए लड़ा गया, जब लड़ा गया तो तब 1000 मान्य हुआ। ये 2 दिन की हड़ताल की थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने 1000 रुपये माना था, वो नोटिफाई नहीं कर पाए थे, सरकार बदली, नरेंद्र मोदी आ गए तो नई गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया, पर इन्होंने प्रॉमिस किया था हम 3000 कर देंगे। मैडम, इन्होंने उसी 1000 को रखा, 1000 भी नहीं मिल रहा। आपने मैं 1000 की बात कह रहा हूँ ना, 36 लाख से करीब लोग ऐसे हैं जिनको 1000 भी नहीं, 1000 भी नहीं, तो 1000 भी नहीं है तो बिल्कुल एक तरह ये भी एक झूठ है। और इसलिए 1000 भी नहीं है, 200 है, 500 है, 800 है, ये तो हमारे यूनियन दफ्तरों में कंप्लेंट्स लेके आते हैं तो हमें मालूम है। और हम ये समझते हैं कि सवाल ये नहीं है कि सरकार से ये योजना नहीं चलती तो वो बंद करें। सवाल ये है कि ये लोगों ने मेहनत की है, खून पसीना दिया है, समाज को आगे बढ़ाने में काम किया है और अपने ही पैसे कटाए हैं, तो ये वापस नहीं हो सकती, इसमें सुधार ही हो सकता है। हमारी मांग है मिनिमम 9000 होना चाहिए विद प्राइस इंडेक्सेशन आज की हालत में। 9000 की आप बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार के पास 2019 या 2020 में एक वित्त मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव गया जिसमें 2000 की बात कर दी कि भाई 2000 कर दीजिए, तो वित्त मंत्रालय ने हाथ खड़े कर दिए कि हम 2000 नहीं करेंगे। EPS 95 का जो फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर से पेंशन बड़ी निकल ही नहीं सकती। उस फार्मूले को इस तरह से जिसने भी बनाया है, मैथमेटिशियन कह लें या करप्ट आदमी कह लें, जिसने ऐसा बनाया है कि आप उसके अंदर कितना भी इनपुट डाल दो, आउटपुट निकलेगा तो बहुत कम ही निकलेगा, तो उस फार्मूले से तो कभी जीत हो ही नहीं सकती। और 2000 बाद सरकार कहती है कि ये तो अपनी स्वायत्त संस्था है, EPFO अपने आप करे। जहाँ गवर्नमेंट कंफर्टेबल रहना चाहती है, कुछ नहीं करना चाहती है, स्वायत्त संस्था कह देते हैं। जहाँ उनको लगता है कि वो अपने दायरे से बाहर होके अपने हल निकाल लेंगे, वहाँ वो उनको कहने लगते हैं आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको गवर्नमेंट के अधीन पल्ला झाड़ने का तरीका है, ये पल्ला झाड़ने का तरीका है। और मैं ये समझती हूँ कि फार्मूला तो इंसानों ने बनाया ना, चेंज हो सकता है, फार्मूला इंसान ही चेंज करेंगे। मुझे अभी भी याद है दिल्ली के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ आई जो बस्तियों को ध्वस्त किया जा रहा था, काफ़ी बरसों पहले की बात है। उन दिनों में VP सिंह भी जिंदा थे और AB वर्धन और VP सिंह वो यह मूवमेंट चलाए थे। तो पार्लियामेंट के अंदर कानून लाया गया कि जब तक आप लोगों को अल्टरनेटिव नहीं देते आप हटा नहीं सकते, तो सरकार के हाथ में है ना।
आप चुने जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आप पार्लियामेंट में कुछ भी बनाते। सवाल है आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं। गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं है। जो लोग मेहनत मशक्क़त करके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं और उसी में से अपने लिए भविष्य में बचत करना चाहते हैं, अगर आप 16 लाख करोड़ रुपया एनपीएस कह के कॉरपोरेट घरानों का माफ़ करते हो और ये फिगर पार्लियामेंट में बताते हो, आप इनको क्यों नहीं दे सकते हो? एक कॉर्पस क्यों नहीं क्रिएट किया जा सकता जो इससे बड़ा हो? केवल उन्हीं ने ही जो बचत की है उसी का ही फार्मूला क्यों निकालते हो? तुमने गवर्नमेंट उसमें क्या दे रही है इसकी बात करो। मैं तो आपको देख रही हूँ कि साल दर साल क्या हो रहा है। जो मालिक ने शेयर देना होता है ना पीएफ का, वो गवर्नमेंट दे रही है, मालिक नहीं दे रहे हैं। ये भी हो रहा है, ये लूट भी चल रही है। एक नया प्रधानमंत्री की योजना आई, अभी आपने शायद लाल किले से सुना होगा कि भाई जो पहली नौकरी करेगा ईपीएफओ में उसको हम पैसे देंगे। लेकिन जब उसको खोला गया, उसको डिटेल में गया, तो वो पैसे उसको तो कम मिल रहे थे जो नौकरी कर रहा है, उन कंपनियों को दिए जा रहे थे। तो ये ऐसा पहली बार सुना गया कि कंपनियों को नौकरी पर रखने के लिए उनको डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। और 1 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, उसमें से 70% पैसा तो कंपनियों को मिल जाएगा, उस रोजगार वाले युवक को मिलेगा नहीं। वही योजना है जिसको ELI के नाम से लाए थे। हाँ, बजट में पेश किया गया था। हाँ। हम लोगों ने उसका डट के विरोध किया। अब उसी का एक नया नाम देके प्रधानमंत्री ने लाल किला से घोषणा की। ये वही योजना है जिसके तहत आप एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हो। हाँ, मतलब उसका नाम ही है एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज करना। हाँ। आप अगर इतने मजदूरों को रख लोगे तो हम 15,000 रुपए आपको देंगे उस मजदूर के वास्ते। सरकार पे करेगी मजदूर को, वो कंपनी नहीं पे करेगी। ये सरासर जो मैंने कहा ना, कॉरपोरेट घरानों को माफ करना, उनके कर्जे माफ करना, फिर आप बिल ले आए कि उनकी लूट को किस तरीके से इंसेंटिवाइज करके रोकना। अब उसके ऊपर से ये स्कीम ले आए कि आप जॉब देंगे, वर्कर की तनख्वाह हम देंगे। अगर वो वर्कर 70,000 80,000 लेने वाली कैपेसिटी का है, आप उसको 15,000 में रखोगे। क्यों रखोगे आप 15? वो भी सरकार पे करेगी, तो मालिक क्या करेगा? कंपनियां क्यों रखेंगी? नो, दिस इज रॉन्ग। वो स्कीम केवल और केवल कारपोरेट घरानों को और लूट देने की है। मुझे तो जो मैंने खुद एनालाइज किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी कंपनी की कैपेसिटी अगर 100 वर्कर की है तो वो 105 नहीं करेगा, वो 100 ही करेगा, लेकिन 100 पे पैसा ले लेगा सरकार से। वो तो देना ही था, बिल्कुल लेगा। और इससे रोजगार भी नहीं बढ़ेगा। रोजगार नहीं बढ़ने के हैं और पढ़े लिखे नौजवान को बहुत कम कीमत पे रखा जाएगा और कॉरपोरेट्स की लूट को फिर बढ़ाया जाएगा। तो ये सरकार तो हम बार बार बोलते हैं अपने 2-3 मित्रों के लिए काम कर रही है। तो ये ELI स्कीम में मेरे को अजीब लग रहा था कि EPFO के जो चेयरपर्सन है, एक फिक्की वालों ने मीटिंग की। बाय द वे मेरे को भी उन्होंने बुला रखा था ट्रेड यूनियन की तरफ से, तो मैं वहाँ पर गई और मेरे सेशन के तुरंत बाद जो सेशन शुरू हुआ वहाँ पर EPFO जैसे कोई होता है ना, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो भेजते हैं प्रमोटर को, वो वहाँ प्लीड कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स को कि प्लीज ये स्कीम ले लीजिए। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, प्लीज ले लीजिए। आपको जिसको आप रखेंगे सरकार देगी उसको। आपको इतना, ये तो स्कीमों को ऐसे बेच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, एक चीज़ और, जिसकी जॉब लग गई, पहली बार जॉब लग गई, उसको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको देने का क्या तुक बनता है? बेरोजगारी भत्ता ही दे देते। जिसकी नहीं लगी है, अगर मैं उस व्यक्ति की भी बात कर रहा हूँ जिसको नौकरी पहले मिल गई, चाहे कम मिली, अब उसको कुछ तो मिला। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, अगर वही पैसा उनको दे दिया जाता तो कम से कम। देखिए, सारी इन्वेस्टमेंट नई जॉब क्रिएशन के लिए होनी चाहिए, एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। नई लाइवलीहुड पैदा की जानी चाहिए, वहाँ पर वर्कर्स, नए जो युवा पीढ़ी को रोज़गार मिले, क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और 18 से 25 बरस की जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा गिनती है। तो भारत बारूद के ढेर पे खड़ा है, भूलना नहीं चाहिए। क्या बंगाल में हुआ, क्या श्रीलंका में हुआ, क्या अब नेपाल में चल रहा है। कल वो जो है ओथली है महिला ने, पर वहाँ क्या चला है। ये सोशल मीडिया को बंद करना तो एक केवल ट्रिगर था। असली बात है कि जॉब नहीं है, काम नहीं है, और जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके बच्चे अपनी अयाशी की फोटोएं भी सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे। आप अक्सर, तो यूथ को आप काम नहीं दे रहे हो, ऊपर से उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो नेपाल से ही सीख लेंगे। तो हिंदुस्तान बारूद के ढेर के ऊपर है, मैं आपको बताऊं। आप अक्सर बोलती हो कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है, देश संगठनों की भी जिम्मेदारी है। मजदूरों की जब बात करते हैं तो राजनीतिक आंदोलन अलग रह गया, लेकिन जो मजदूरों का आंदोलन है, ये संगठन है, जो संस्थाएं हैं जो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई हैं, इनके
कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को हमने नेपाल में देख लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने एक सिरे से नकार दिया। तो क्या लगता है आप जो ऐसी संस्थाएं उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा गहरी है? देखो, ये जो हम ट्रेड यूनियन का काम करते हैं ये गैर राजनीतिक नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है, लेकिन ये गैर राजनीतिक नहीं है, लेकिन ठीक है ये ना? दूसरी तरह की लेकिन राजनीति है। ये है सीधे सीधे राजनीति। हम मेहनत करते हैं, धन देते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, हम सर्विसेज देते हैं, तो ही समाज चलता है, देश चलता है। हमारा हिस्सा कहाँ? हमारे परिवार का हिस्सा कहाँ? हमारे बच्चे की कॉपी किताब कहाँ? उसके लिए पाठशाला कहाँ? जो जवान हो गया उसके लिए रोजगार कहाँ? उसका रोजगार है तो उसका दाम कहाँ? वो काम कर रहा है तो उसको सुरक्षा कहाँ? और काम के स्थान पे सुरक्षा के साथ उसकी सामाजिक सुरक्षा कहाँ? वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी बुढ़ापे की पेंशन कहाँ? ये सारे के सारे मुद्दे मानवीय सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनौती पैदा करते हैं, वो अपोजिशन में हो या सत्ता के अंदर हो। हमारा काम है उनसे सवाल पूछना, उनसे उत्तर मांगना और आंदोलनों के जरिए से पॉलिसी चेंज करवाना। तो पॉलिसी चेंज कराना भी राजनीति होती है। इसलिए हम ट्रेड यूनियंस गैर राजनीतिक नहीं हैं, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन राजनीतिक सत्ता की जो नीतियां हैं, कुछ लोगों के कॉरपोरेट्स के पेट भरने की और विदेशी कॉरपोरेट्स के आगे नाक रगड़ने की, उन नीतियों को बदलवा के अपने देश के हित में जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था उस हिसाब से नीतियां बने, वो हमारी सियासत है, वो हमारी राजनीति है। बहुत बड़ी बात जो अक्सर लोग कहते हैं EPS 95 वाले, उनकी संख्या बहुत है, बहुत बुजुर्ग हैं, 60-70 साल की लगभग हैं, 75 साल हैं। अब वो आंदोलन भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और सारी जो संगठन है, जो जैसे आप ही का संगठन है, तो उनकी कहीं प्रायोरिटी में वो छूट गए हैं पीछे, क्योंकि वो आपका भीड़ नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते। तो उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे, या उनके लिए क्या आपके पास है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पर हैं और कोई योजना हो? वो यहाँ बड़े बड़े प्रदर्शन किए जंतर मंतर पे, उधर पार्लियामेंट स्ट्रीट में भी किए, यहाँ भी किए, और राज्यों में भी करते हैं। ऐसा नहीं है, सारी ट्रेड यूनियंस भी वहाँ जाते हैं। गुरु मंत्र तो एक ही है, सड़क पे ही आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ये सरकारों ने जता देना है कि जो हम लड़ रहे हैं तुम फिर वोट के अधिकारी नहीं होगे। ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, ये वोट में कन्वर्ट होना जरूरी है। यही मेरा सबको संदेशा है। सिर्फ लड़ते रहने से नहीं निकलेगा। जब वो लड़ाई का ऐन मौका आता है ना कि किसको कुर्सी में बैठना है, किसको नहीं, उस समय अगर संज्ञान लेके सही कदम नहीं उठाया जाएगा तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको, गुस्से को, आक्रोश को वोट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो यूनियन के कुछ नेता हैं, आपकी ट्रेड यूनियन के नहीं कह रहा हूँ, EPS 95 के नेता हैं, वो अक्सर सरकार से रोज़ मिलते हैं और रोज़ नया वादा लेके आ जाते हैं, और फिर वो बेचारे फिर से धोखा हो जाता है उनके साथ। और ख़ासकर यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह उग गए हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये कह देते हैं कि अब बढ़ गई पेंशन, कल बढ़ गई पेंशन। ऐसी झूठी खबरें बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई उनके साथ एक तो परेशान है, ऊपर से भद्दा मजाक हो रहा है, नेता भी मजाक कर रहे हैं, और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो AI वीडियो लगा के उनको उम्मीद दे देते हैं कि 10 दिन में पेंशन आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी। बहुत उनको क्या नहीं आएगी। सरकार की नीति नहीं है, वो पेंशन वालों को बोझ समझते हैं। और जो लोग वहाँ जाके बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो हम ये कह रहे हैं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी, नई पेंशन स्कीम ले आए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो UPS ले आए। UPS NPS से भी खतरनाक हो गया। तो EPS 95 की सुनवाई नहीं, OPS वापस ले ली। बाकी पेंशन्स जो कहीं थोड़ी बहुत दूसरे सेक्शंस की हैं उसके ऊपर भी कुठाराघात करने का पूरा प्लान है। लोगों को इस सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मैं EPS के नेताओं को भी कहूँगी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अपने दम पे, अपनी सड़क पे आने पे, अपने संगठन पे भरोसा करना पड़ेगा। ये जो क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन इसका विकल्प है या व्यवस्था परिवर्तन? क्योंकि ये लोग कांग्रेस के भी पास चले गए, बहुत सारी पार्टियों के पास गए, सब लोग कहते हैं कि तुम तो हमको वोट नहीं करते, तुम बीजेपी को, ऐसे कहते थे, बीजेपी वाले कहते तुम कांग्रेस को वोट करते हो। तो ये तो फुटबॉल बन गए हैं। क्या सत्ता परिवर्तन से ये हो जाएगा या व्यवस्था में ही परिवर्तन करना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस आएगी वो भी कल को ऐसा ही करेगी। दोनों ही काम करने पड़ेंगे, दोनों काम करने पड़ेंगे। मूल तो है व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन का मायने होता है
पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क का चेंज होना। आपकी पॉलिसी कॉरपोरेट और अमीरों के लिए है कि आपकी पॉलिसी मजदूर, किसान और आम जनमानस के लिए है, तो उसको व्यवस्था परिवर्तन बोलते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन मूल है, लेकिन उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए पहले इनको खत्म करना जरूरी है जो वेलफेयर स्टेट ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए सत्ता परिवर्तन पहली सीढ़ी है और व्यवस्था परिवर्तन अगली सीढ़ी है। हमें भूलना नहीं चाहिए ये बिल्कुल भी कि जब नई आर्थिक नीति आई थी तो ये गवर्नमेंट नहीं थी। वो नई आर्थिक नीति हमें उसी तरफ धकेल रही थी जो आज चल रहा है, कॉर्पोरेट की उसके खिलाफ हम लड़े थे। ठीक है ना। तो हम अच्छे से जानते हैं कि केवल सत्ता परिवर्तन सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सत्ता परिवर्तन आज पहला कदम है, क्योंकि ये लड़ाइयों को मारने के लिए हिंदू मुस्लिम फिसाद की रणनीति करते हैं। इनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक को तबाह करना चाहते हैं। जो सेकुलर डेमोक्रेसी के साथ नहीं खड़े हुए उनको तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करते हैं उनको रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो संविधान में हक मिल रहे हैं उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुर्सी पे बने रहने का हक नहीं। इसलिए सत्ता परिवर्तन तुरंत चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन के बिना कुछ हल नहीं निकलेगा। अच्छा, आपके संगठन से कोई बड़े आंदोलन की कुछ उम्मीद करें? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो 9 जुलाई का हड़ताल हुआ उसके बाद 13 अगस्त हुआ, 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर मजदूरों किसानों का आंदोलन जो है वो उस दिन किया जाएगा वन डे रिमेमोरी के लिए, और उसके बाद आंदोलन की लेवल बढ़ाई जाएगी। देखा जाएगा, सड़कों पे आएंगे। आर्या पार की बात कह दी, और एक बहुत बड़ी नेता है और बहुत बड़ी बात ये है कि EPS मैं बस छोटा सा सवाल। हाँ हाँ, ये ले लो। ये हमारा ये सवाल है कि जो अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन किससे बढ़कर व्यवस्था परिवर्तन की, अगर कोई और सरकार आ जाती है तो कल को वो भी यही नीति कर लेगी और इसी तरीके से चला लेगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत की और परेशानी की बात है। बुजुर्गों के लिए अब सब संगठनों को खड़े होना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आज हमने इनसे बात की, अब हम जितने भी यूनियन के नेता हैं उनसे कोशिश करेंगे बात करने की पॉलिटिकल पार्टियों से, और अब EPS 95 के आंदोलन को उस स्तर पर ले जाएंगे कि जहां से उनकी उम्मीद का रास्ता खुले और उनको उनका हक और अधिकार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, धन्यवाद। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।